गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सत श्री अकाल, नमस्ते सबको। रिफ्लेक्शन का आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। कल जो हमने ब्रीफ किया था उसके बारे में एक बहुत छोटी सी मैं आउटलाइन देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा था कि लाइट क्या है। लाइट के बाद हमने सीखा था कि लाइट का मैटर के साथ इंटरेक्शन में बाउंस बैक हुआ, लाइट बाउंस बैक कर गई, लाइट टकराकर वापस आ गई। उस बाउंस बैक को हमने नाम दिया कि भैया रिफ्लेक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद हमने समझने की कोशिश की। अच्छा एक बात और, लाइट के बारे में हमने सीखा कि एनर्जी है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें देखी। उसके बाद हम फाइनली इस रिजल्ट पर पहुंचे थे कि विबग्योर नाम की कोई तो चीज है। आखिर ये विबग्योर क्या है? तो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स। विबग्योर क्या है? कॉम्पोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट। कॉम्पोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट। कॉम्पोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट यानी कि मैंने आपको बताया था कि न्यूटन साहब ने एक डिस्क एक्सपेरिमेंट किया था जिसे न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग में ये था कि एक डिस्क ली गई थी। उस डिस्क पर 7 इस तरह से 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7 VIBGYOR, इसे कलर व्हील भी कहते हैं। कुछ लोग इसे कलर व्हील भी कहते हैं। क्यों? कहां पर इंपॉर्टेंस है बेटा? इसका इंपॉर्टेंस फिजिक्स में भी है, इसका इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री में भी है। हम केमिस्ट्री में भी इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं, लेकिन अभी के नहीं। अगर हम इसके सेंटर में से कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर दें कि ये पूरा व्हील घूमने लगे, तो जैसे ये बहुत तेज घूमेगा, ये सातों के सातों कलर आपकी आंखों में आएंगे, एक साथ आएंगे। और एक साथ आने पर पता चला जनाब ये डिस्क आपको अलग अलग कलर की दिखाई नहीं देगी, ये आपको व्हाइट कलर का अपीयरेंस देगी। ये आपको व्हाइट कलर का एक तरह से अपीयरेंस देगी। अपीयरेंस, राइट? तो व्हाइट कलर का जब अपीयरेंस आएगा, एग्जैक्ट व्हाइट कभी नहीं आता, लाइक हल्का सा ऑफ व्हाइट टाइप का आता है। ऑफ व्हाइट टाइप का आता है, राइट? तो विबग्योर के बारे में हमने सीखा था। विबग्योर क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको ही हम स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं। इसी को हम स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड ऑफ द कलर, राइट? पढ़ेंगे बाद में इसके बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट, ये सब तमाम तरह की बात हमने कर ली थी। रिफ्लेक्शन के बाद हम समझे थे, आगे समझने की कोशिश में थे कि लॉज नाम की कोई तो चीज है, राइट? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कल। लॉज के बारे में हमने सीखा था। लॉ का मतलब क्या हो गया? दुनिया में कोई एक फिनोमिना हुआ या हो रहा है या रोज होता है, लेकिन हमने किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उस पर ध्यान दिया, और उसको ध्यान देने के बाद हमने उससे रिलेटेड और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करे। हमें जैसा पहले टाइम रिजल्ट मिला था, लगभग वैसे ही रिजल्ट्स हर बार मिलते चले गए। जब वो रिजल्ट्स मैच होते चले गए तो हमने कह दिया भैया ये ऐसे ही होता है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ। इसीलिए आप कई बार सुनते हो कि लॉ ब्रेक नहीं होते, है ना, जनरली, क्योंकि लॉ सालों साल होते रहे। मतलब एक तरीके से एक फिनोमिना है, ऑब्जर्व हुआ, यानी वो फिनोमिना हो रहा था हजारों सालों से, बस ये था कि किसी ने उसे देखा, ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद अपनी कुछ कैलकुलेशंस पुट फॉरवर्ड कर दी। उस पुट फॉरवर्ड की हुई कैलकुलेशंस को फिर से 2-3 एक्सपेरिमेंट, 10-12 एक्सपेरिमेंट के साथ उसे मैच किया जाता है, और मैच करने के बाद भी अगर रिजल्ट सेम ही आते चले जाते हैं तो हम उसे नाम देते हैं कि भैया ये लॉ बन चुका है, राइट? उसे एक तरह का प्रोटोकॉल मिल जाता है कि भैया ये एक तरह का क्या बन चुका है? लॉ। तो हमने लॉज के बारे में हमने पढ़ना शुरू करा था कि जनाब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नाम की कोई तो चीज है, यानी रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, ठीक है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें हमने फर्स्ट लॉ, जब बात की गई थी फर्स्ट लॉ की, तो मैंने आपको बताया था कि कोई सरफेस रहेगी जो कि ओपेक, ध्यान रखना अभी के लिए मैं बात क्या कर रहा हूं, ओपेक सरफेस है। लाइट रे आई, लाइट रे इंसिडेंट हुई, लाइट रे टकराकर चली गई। लाइट रे सच में आई मतलब इंसिडेंट रे है, सच में गई, टकरा कर गई, तो कैसी रे है? बाउंस बैक्ड, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे है। और इनके मिड पॉइंट, जहां पर ये टकराव हुआ, जहां पर ये फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ, उस पॉइंट पर सरफेस को ध्यान में रखते हुए अगर मैं 90 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो जनाब ये मेरे लिए एन डैश यानी कि नॉर्मल बन गया।
और जनाब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये रियल है, ये रियल है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, ये इमेजिनरी है, ये हाइपोथेटिकल है, या ये इमेजिनरी लाइन है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ इमेजिनरी लाइन। ये हमने अपनी सहूलियत के लिए, क्यों जी सहूलियत? क्योंकि आपको आगे जाने पर पता चलेगा एंगल मेजर करने के लिए वी नीड अ रेफरेंस, और उस रेफरेंस के तरह से इस लाइन ने काम किया। इसको बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस और हमने इसको कह दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे द्वारा बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ में हमने देखा, सेकंड लॉ में हमने पाया, सेकंड लॉ में ये कहा गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। बेटा ये लॉ है। अब आप इसे मैथमेटिकली भले ही प्रूव कर लें, आप इसे मैथमेटिकली भले ही प्रूव कर लें, बट द थिंग इज इट इज अ लॉ। लॉ है मींस ये वेरीफाइड है, ये एम ही नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, राइट? ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, वेरीफाइड है, इसीलिए हमने इसे लॉ बोला है। अदरवाइज ये केवल थ्योरम बन के रह जाती। अगर सिर्फ मैथमेटिक्स होती तो इट इज मियरली अ थ्योरम, राइट? बट इट इज कॉल्ड एज अ लॉ। तो लॉ क्या होता है ये मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम चर्चा आगे बढ़ाएं थोड़ी सी, तो मैंने आपको कल बोला था कि अब हमारा ध्यान मिरर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। हम कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे और जिसके थ्रू हमें अल्टीमेटली जाना कहां है, हमें जाना है इमेज फॉर्मेशन पर, और फिर हमें बहुत प्यारे प्यारे, बहुत ही खूबसूरत हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे, जो कि इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की आत्मा है, इस चैप्टर की सोल है, इस चैप्टर का एसेंस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, राइट? तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें पढ़ना होगा रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, यानी रिफ्लेक्शन के हमें टाइप्स पढ़ने होंगे। टाइप्स में जनाब दो ही टाइप देखे गए। कौन कौन से? एक को बोला हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक को हमने नाम दे दिया, इट इज कॉल्ड एज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। राइट? रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ जनाब, और इररेगुलर का मतलब क्या हुआ? जरा समझते हैं, जरा सोचते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक इस तरह की जमीन है, आप इस तरह का एक छोटा सा सरफेस आप अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल चिकना, और इस पर मैंने ना 1 बाय 1 मशीन के द्वारा, मैंने मशीन क्यों बोला? क्योंकि बेटा बात यह है ना कि इंसान इतना परफेक्टली नहीं फेंक सकता। इस तरह से मैंने 4 लाइट रे बना दी। मैंने आपके सामने ये 4 लाइट रे बना दी जनाब। ये जो 4 लाइट रे बनाई हैं, ये चारों की चारों आपस में पैरेलल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपस में पैरेलल है, और ये वाली सरफेस एक रिफ्लेक्टिंग साइड है। दूसरी बात, मैंने इसे बिल्कुल सीधा, बिल्कुल प्लेन बनाया है, कोशिश की है कि बिल्कुल प्लेन बना। अगर मैं इसके बाद एक चीज देखता हूं ना, इस पॉइंट पर मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। इस पॉइंट पर भी मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। इस पॉइंट पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल। और इस पॉइंट पर भी मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। नॉर्मल के लिए आपको सिर्फ पॉइंट चाहिए, सरफेस चाहिए। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आपको पॉइंट चाहिए, सरफेस चाहिए, बस। और आप 90 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए यहां भी, 90 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए यहां भी, 90 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए यहां भी, और 90 डिग्री का ड्रॉ, बस। अब आप जानते हैं ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे तो आपको देखो, ये खुद पैरेलल, ये आपस में भी पैरेलल, तो आपको नहीं लगता, डोंट यू थिंक सो, कि सारे एंगल्स बराबर रहेंगे? और अगर ऐसा होगा ना जनाब, बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से अज्यूम कर सकते हैं। अगर उन्होंने बॉल को दीवार पर मारने वाला गेम खेला है, अगर फर्श आपका मार्बल का है ना, तो इस तरह से बॉल पहले जमीन पर हिट करती है, फिर दीवार को हिट करती है, फिर हाथ में आती है, ऐसे।
कहने का मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट भेजी थी, ये चली भी वापस पैरेलल ही गई, ये रिफ्लेक्ट भी पैरेलल हो गई, सारी इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल, मतलब व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट्स, लिखो, नहीं लिखवाऊंगा, बिल्कुल नहीं, बोल रहा हूं, सिर्फ लिखना ही पड़ेगा बेटा, कोई तरीका नहीं, नहीं लिखोगे अपना नुकसान करोगे, अपना लॉस करोगे, क्योंकि देखो इस समय मेरे सामने नहीं, मैं तो केवल और केवल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपलोड कर दूंगा, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, फिलहाल के लिए मेरे पास यही सुविधा उपलब्ध है, मैं क्या करूं, आपको लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट गेट्स इंसिडेंट ऑन अ सरफेस इन सच अ वे दैट ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर also parallel to each other, right? Then this kind of reflection is known as regular reflection. और यहीं पर अगर ये सरफेस में थोड़ी उबड़ खाबड़ सी ले लूं, थोड़ी उबड़ खाबड़ सी ले ली, थोड़ी अनस्मूथ ले ली, थोड़ी स्कैटर्ड ले ली, तो जनाब कमाल ही हो जाएगा, कमाल ये हो जाएगा। अब अगर आप देखो कुछ, क्योंकि रेफरेंस तो वही है भाई बेटा, रेफरेंस तो वही है, रेफरेंस तो वही है। अब आप सोच कर देखो, आप बॉल मार रहे हो 4, आप तो समझो कि ईंटों वाली दीवार होती है, ऐसे, सॉरी फर्श, ऐसे ईंटों वाला। अगर आप गांव वगैरह में जाएंगे तो क्योंकि उन्हें गाय वगैरह बांधनी होती, तो उनके घर ज्यादा कच्चे मिलेंगे, कच्चे में वो कई बार क्या करते हैं ना, ईंटों का ब्रिक बाय ब्रिक, फर्श वैसे नहीं डलता, सिर्फ ब्रिक ईंटें बिछी रहती है। ऐसे में आप सोच कर देखो, आप नॉर्मल यहां पर बॉल मारोगे तो ऐसे जाएगी, लेकिन अगर बॉल फेंकते फेंकते गलती से यहां किनोर पर पड़ गई, ये ईंट की किनोर पर पड़ गई ना, अगर ऐसे उछल जाती है बॉल, कई बार ऐसे उछल जाती है। आपने मारी तो ऐसे थी, लेकिन इस पॉइंट पर पड़ गई, किनोर पर पड़ गई, किनारे पर पड़ गई, और ये यहां से ऐसे उछल जाएगी। जिन बच्चों ने बॉल बहुत अच्छे से खेली है वो इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। नहीं समझ पा रहे, साइंस आपके सामने है, देखते हैं। आपको नहीं लगता कि इस वाले पॉइंट पर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना होगा? आपको नहीं लगता कि मुझे इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा? इस पर भी नॉर्मल ड्रॉ करना होगा और इस पर भी नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। पहली बात, वो लॉ है, लॉ ब्रेक नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये है बेटा, ये सरफेस ना थोड़ी टिल्टेड है, तो क्या मैं ऐसे एक टेंजेंट, एक वर्ड आता है टेंजेंट, करना कुछ नहीं होता। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। एज द साइंस टीचर मैं आपको इसमें ज्यादा उलझाने वाली बात कर ही नहीं रहा, मैं कर ही नहीं रहा। 9th क्लास में आपने एक चीज सीखी थी, सोचो एक रास्ता बना रहा हूं, मैं तीर नहीं मोड़ रहा बेटा, मैं तीर सीधे ही बना रहा हूं, बस तीर की डायरेक्शन जरूर मुड़ रही है, तीर खुद नहीं मुड़ रहा। कोशिश की है बनाने की, एग्जैक्ट गोल तो नहीं बन पाया, आई एम सॉरी, कोशिश की है। आप सोच कर देखो, क्या इसकी जगह पर मैं ये भी तो बना सकता था ना, सर्कल ही तो है, ठीक है। लेकिन अगर इस वाली सरफेस की बात करोगे तो ये घूमी हुई, ये मुझे कर्व्ड दिख रही है, कर्व्ड, तो क्या करें? तो एक तरीका है, जिस पॉइंट पर आपको देखना होगा कि इसका टेंजेंट क्या होगा, तो आपको बस ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी, इतने से पॉइंट को मान लेना है ना कि सीधा है, मान लेना है सीधा है। अगर मैं इसे मानूंगा सीधा तो बेटा समझो, मुझे पॉइंट चाहिए था, मुझे सरफेस चाहिए थी सॉरी, मुझे लाइट रे देखनी नहीं है, मुझे लाइट रे देखनी नहीं है, सरफेस देखी, पॉइंट देखा, सरफेस देख, सरफेस ये है, दिस इज सरफेस, पॉइंट दिख गया 90 डिग्री, ऐसे ऐसे, इस पर करूंगा तो ऐसे, इस पर ड्रॉ करूंगा तो फिर थोड़ा सा ऐसे, इस पर ड्रॉ करूंगा तो फिर ऐसे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लगभग बराबर में निकाल दिया, इसके लगभग बराबर में निकाल दिया, इसके लगभग बराबर में निकाल दिया, और जनाब कमाल ही हो गया, यहां तो ऐसे चला गया मामला, सॉरी ऐसे,
बेटा आई तो पैरेलल थी, लेकिन चली कैसे गई? अनपैरेलल टू ईच अदर। तो व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट गेट्स इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस, कैसी सरफेस है? रफ सरफेस पर जब लाइट रे इंसिडेंट होगी, कौन सी? पैरेलल आपस में होनी चाहिए, और दे गेट रिफ्लेक्टेड unparallelly, then this kind of reflection is known as irregular reflection. but आपने देखा होगा, मैंने नॉर्मल यहां भी ड्रॉ करा, नॉर्मल वहां भी ड्रॉ करा, इसका मतलब मैंने लॉ कौन सा वाला? फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ दोनों को अप्लाई किया इसमें भी, और दोनों को अप्लाई किया इसमें भी, दोनों को अप्लाई किया इसमें भी, और दोनों को अप्लाई किया इसमें भी। इसका मतलब अगर कोई पूछे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर रेगुलर और इरेगुलर, तो जनाब आंसर इज बोथ रेगुलर एज वेल एज इरेगुलर, क्योंकि वो लॉ है। अगर लॉ में स्पेसिफिक बताना होता ना, तो मैं लॉ में लिखता कि दीज लॉज वैलिड ओनली फॉर दिस, ऐसा मैंने नहीं लिखा मींस जहां बात रिफ्लेक्शन की आएगी ये दोनों लॉस काम करेंगे, बात खत्म, राइट? तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। पैरेलल बीम आई, पैरेलल ही निकल गई, क्यों? स्मूथ सरफेस थी, सीधी थी बिल्कुल, लेकिन यहां ये मामला रफ था, कहीं ऊपर पड़ गई, कहीं लाइट रे गड्ढे में घुस गई, कहीं लाइट बिल्कुल ऊपर टॉप पे पड़ गई, और कहीं मोड़ ऐसे स्लैंटी मोड़ पे पड़ गई, उछल अलग लग गई। ऐसे में लाइट रे आई तो पैरेलल थी लेकिन गई अनपैरेलल, और ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इरेगुलर। बट प्रॉब्लम है, बार बार हमारे लिए ये ड्रॉ कर पाना बड़ा ही मुश्किल टास्क है। दूसरी बात, जब लाइट रे ऐसा तमाशा दिखाएंगी तो ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो दरअसल हम इसे नहीं पढ़ना चाहते, दरअसल हम इसे ही पढ़ना चाहते हैं। हम इमेज फॉर्मेशन जो करेंगे ना, हम जो मिरर पढ़ेंगे ना, वो हम किसके लिए पढ़ेंगे? रेगुलर के लिए पढ़ेंगे। तो अब बिना बकवास किए, बिना देर किए चलते हैं आगे चलते हैं। आज कोशिश करेंगे कि प्लेन मिरर तो समाप्त ही हो जाए, और हल्की हम अपनी आज स्टार्टिंग स्फेरिकल मिरर की भी कर लें, ठीक है? और इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं अब हम हेडिंग डाल रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर्स। तो जनाब बिल्कुल सवाल दिमाग में उठेगा, यार ये मिरर क्या होता है? देखो, मिरर बचपन से तो हम देखते ही आ रहे हैं, कांच, जनरली हमने कांच का ही देखा है, बट अब तो आपने देखा होगा ना, अब तो स्टिकर वाले भी आने लगे कि आप पीछे स्टिकर टाइप का है, आप उसे हटाएं, चिपक जाएगा, एंड इट इज अ मिरर, राइट? मतलब क्या है? मिरर इज एनीथिंग, एक ऐसी स्मूथ सरफेस, एक ऐसी हाई पॉलिश सरफेस। बेटा पॉलिश का मतलब कभी भी पेंट ही नहीं होता, पॉलिश का मतलब होता है कि वहां पर शाइनिंग आनी चाहिए। तो सच हाईली पॉलिश सरफेस जिससे रेगुलर रिफ्लेक्शंस होते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? मिरर्स। अब बात सारी ये है कि मिरर में दो तरह के मिरर हम देखते हैं। कैसे जनाब? देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ये, ठीक है? मान लीजिए कि मेरे पास एक मेटल की शीट है, बहुत शाइनिंग अपीयरेंस की है, और मुझे उससे रिफ्लेक्शन पढ़ना है। तो जनाब मैं उसके क्या क्या तमाशे कर सकता हूं? पहला, या तो मैं उसे सीधा ही रख दूं, या तो मैं उसे प्लेन ही रहने दूं, या मेरा मन हो सकता है कि मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ मोड़ दूं, थोड़ा सा ऐसे मोड़ दूं, थोड़ा सा ऐसे मोड़ दूं, हो सकता है मैं इसे ऐसे मोड़ दूं, और मेरा ज्यादा दिमाग चल गया, मैं ज्यादा ही पागल हो गया, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। और तब भी बेटा आप कितने ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, जब बात रिफ्लेक्टिंग साइड की आएगी, देखो आप समझो, आप उसे इरेगुलर नहीं करवाना चाहते,
आप उससे इरेगुलर नहीं करवाना, तो आप उसे क्रम्बल तो नहीं करोगे, आप उसे क्रम्बल मतलब ऐसे मोड़ दे, मसोड़ देना बिल्कुल पूरी तरह से, ऐसा तो नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं ही करोगे। आप उसे गुजड़ी मुजड़ी बना दो, ठीक है, आप उसे ऐसे ऐसे करके क्रम्बल कर दो, यू विल डोंट, मतलब आप ऐसा करेंगे ही नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास घुमा फिराकर दो ही कॉम्बिनेशन आते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है जनाब बिल्कुल प्लेन मिरर, पहला कॉम्बो है प्लेन मिरर, और जनाब दूसरा जो कॉम्बो है ना वो तो मजेदार ही है, सारा मसाला सब इसी में है, ये चैप्टर की जान इसी में है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब एक ऐसा मिरर जिसको देखने में लगता है कि जब देखो लाइन तो होगी, हम पेपर पर भले लाइन ड्रॉ करें, बट आपको पता है कि मिरर एक लाइन, एक धागे का थोड़ी ना मिरर बनाएंगे यार, एक धागे का थोड़ी ना मिरर बना देंगे कि मेटल का एक वायर ले लिया उसे ऐसे रखकर बैठ गया, देखो जी मिरर बन गया, मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। एटलीस्ट इतनी पतली शीट हो, इतनी हो, कुछ तो होगा। और जब आप उसे ऐसे गोल घुमाएंगे ना, जब आप उसे ऐसे गोल घुमाएंगे या ऐसे किसी भी तरह से आप स्फेयर बना रहे होंगे जनाब, आप स्फेयर बना रहे होंगे। इसीलिए स्फेरिकल मिरर में दो हिस्से बाद में निकल कर आते हैं, एक ऐसा वाला, एक ऐसा वाला, ये मैं पेंट कर रहा हूं, एक ऐसा वाला जिसमें अंदर से यहां से रिफ्लेक्शन पड़ा जाएगा, और एक जनाब फिर से ऐसा, एक फिर से ऐसा। इसमें और इसमें अंतर है, अंतर है जनाब, अंतर है। अंतर ये है दरअसल इसमें बाहर से पेंट है और इसमें इधर की साइड से पेंट है, मतलब रिफ्लेक्शन यहां इधर से पड़ा जाएगा, ये उभरी हुई सरफेस है और ये अंदर की तरफ झुकी हुई सरफेस है, इसमें रिफ्लेक्शन यहां से पड़ा जाएगा। और प्लेन मिरर तो प्लेन ही है भैया, सीधा सीधा साधा, ऐसे ही। तीन तरह के मिरर हैं, कहने को तीन तरह के हैं, लेकिन मेजरली अगर डिफाइन करने पर आए तो दो ही तरह के मिरर हमें देखने को मिलते हैं, आइदर प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल में फिर दो निकल कर आते हैं, एक का नाम है कॉनकेव और एक का नाम है कॉन्वेक्स। तो ये तो बहुत टुच्ची बात हो गई, ये तो सब आपको मालूम ही है, ठीक है। काम की बात इनको लेकर अब आगे बढ़ेंगे, तब हम काम की बात इसमें कर पाएंगे, ठीक है। कुछ पूछना हुआ करे तो आप प्लीज, मैं आपको कई बार मैं आपको नंबर भी दे चुका हूँ 297986। आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे बिल्कुल इस पर मैसेज करें। आपको कुछ नोट्स आप बना रहे हो या लाइक आप कुछ अपनी साइड से कुछ लिख रहे हो, आपको चेक करवाना हो, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, तो पढ़ ही लिया, देखना चाहेंगे, और देखते टाइम सबसे पहले हमारा कंसर्न, सबसे पहला हमारा ध्यान, सबसे पहला हमें कंसर्न किस पर रखना है, हमें प्लेन मिरर पर रखना है। चलिए तो प्लेन मिरर की कहानी थोड़ी शुरू करते हैं। इसमें मैं एक दो चीजें और थोड़ी सी, जो कि वैसे आपकी बुक्स में ज्यादा मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उस पर आता है, क्या करूं, सीबीएसई बोर्ड उस पर क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं आपको ये वाली बात जरूर बताऊंगा, मैं बताए बिना रुक नहीं पाऊंगा, ठीक है। फिर से ध्यान रखना बेटा, आई एम टेकिंग द लेक्चर ऑफ द क्लास 10 फॉर द क्लास 10। प्लीज आप मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपको क्लास 11th या फिर आपको क्लास 12th का पढ़ाने लग जाऊंगा, भाई नहीं, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, राइट। वजह बेटा आपको अपना सिलेबस कन्फाइंड करना ही पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने सिलेबस का पढ़ लो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब चलते हैं प्लेन मिरर की तरफ, देखते हैं, बना रहा हूं मैं। अब मैं जो जो बातें बोलता जा रहा हूं उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, केवल और केवल समझना है और उसे एसिमिलेट करना है। आपकी बायो में एक टर्म है एसिमिलेशन, उसे आत्मसात करना है, अपनी आत्मा में बसा लेना है। क्या, सबसे पहले ऑन पेपर जब साइंस में कुछ किया जाता है ना, तो आप समझें, हम चीजों को बिखेरने, हम चीजों को स्कैटर करने, हम चीजों को उलझाने नहीं आए हैं, हम दरअसल उल्टा करने आए हैं। जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारे चारों तरफ है, दरअसल हम उसे पेपर पे सिंप्लीफाई करने आए हैं, हम उसे सिंपल बनाने आए हैं। और अगर हम उसे सिंपल बनाने आए हैं तो दो तीन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या, हमें अपनी ड्राइंग स्किल्स वहां तक रखनी है जहां तक हमारी ज्योमेट्री जाती है, बस। मतलब आपसे वो बोले, कुछ शब्द आएंगे, ऑब्जेक्ट शब्द आपके सामने आएगा,
इमेज आपके सामने शब्द आएगा, स्क्रीन आपके सामने शब्द आएगा, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। लेकिन दरअसल ऑब्जेक्ट कह दे, ट्री कह दे, विंडो कह दे, कुछ भी कह दे, ऑब्जेक्ट का मतलब आप उसे एरो से ही दिखाएंगे। आप ड्राइंग करने नहीं बैठेंगे। ट्री बोल दिया तो आप पेड़ बनाने लग गए, पत्ती बनाने लग गए, फूल पत्ती कुछ नहीं बनाना भाई, सिर्फ इस तरह से एरो दिखा देना है आपको। इमेज ऑब्वियसली जब आप ये बना रहे हो तो आपको इमेज भी तो या तो ऐसी ही मिलने वाली है या ऐसी, सीधी मिलेगी तो ऐसी, उल्टी मिल गई, इन्वर्टेड मिल गई तो ऐसी। स्क्रीन का मतलब इमेज से ही तो होता है, स्क्रीन का मतलब दरअसल इमेज से ही तो होता है, तो मैं स्क्रीन भी नहीं दिखाऊंगा। हमें जहां तक पॉसिबल होगा हमें स्क्रीन भी नहीं दिखानी, हमें स्क्रीन भी नहीं दिखानी। तो बात सारी यह है कि हम इस पर बहुत आराम से कुछ कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है सर, मेरी एक और बात का ध्यान रखना, अब हम दरअसल रिफ्लेक्शन के साथ साथ हम इसमें पढ़ना चाह रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे कैसे फॉर्म हो रही है। और दरअसल हम ये नहीं पढ़ना चाह रहे इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, हम ये पढ़ना चाहते हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रही है ना, हम उसे कैसे सिंप्लीफाई वे में, हम कैसे उसे सिंप्लीफाई वे में समझ सकते हैं, हम उसे कैसे सिंप्लीफाई वे में समझ सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं जनाब, समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि बात इमेज फॉर्मेशन की हुई है तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज, वैसे टू लिखना गलत हो गया, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट, या तो मैं इंटरसेक्ट बोल दूं, कम ऑन, या तो मैं इंटरसेक्ट बोल दूं या फिर मैं मीट शब्द बोल दूं, एक ही बात है। या तो इंटरसेक्ट कर जाए या फिर वो एक दूसरे को मिल जाए। तो बेटा ध्यान रखना, मैंने यहां टू जानबूझ कर लिखा है क्योंकि फिर से भाई हम पेपर पर चीजों को आसान करने आए हैं। देखते हैं, मान लीजिए कि मैंने एक आपके सामने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया बड़ा प्यारा सा। अब हमें करना क्या है, जब तक पॉसिबल है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, आपको सिर पे से दो रेस चलानी है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, क्या होगा, इसके हेड पे से आपको दो रेज निकालनी है, टू रेज, और एक रे निकालनी इसके पैरों में से, एक रे पैरों में से, दो रे खोपड़े पे से, सिर पे से, हेड पे से, क्या चीज, दो रेस। क्यों, वजह समझेंगे। सबसे पहले रेस बनाते हैं, सीधी बनाएंगे, कोशिश करें सीधी बनाओ। तो एक रे हमने बनाई सीधी, लाइट रह गई, जाकर जैसे ही टकराई इस पॉइंट पर क्या बनना चाहिए था, नॉर्मल। जनाब नॉर्मल, नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, सरफेस ये रही, पॉइंट ये रहा, सरफेस ये रही, पॉइंट ये रहा, सरफेस ये रही, पॉइंट ये रहा। उस पॉइंट पर 90 डिग्री का तो यही बन गया यार, 90 डिग्री बनाऊंगा तो यही बन गया यार, यही बन गया। तो जनाब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन गया, 0। और इस पॉइंट पर टकराकर लाइट को वापस जाना था, क्योंकि हम तो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, हम तो लाइट की बाउंस बैक पढ़ रहे हैं, हम तो लाइट का वापस टकरा के जाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब लाइट एंगल आर कितना रहेगा जनाब, तो लॉ कहता है दोनों बराबर होने चाहिए, लॉ कहता है दोनों बराबर होने चाहिए। तो लाइट रे इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, जिस डायरेक्शन में गई थी उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। एक पैरों से रे बनाते हैं, गई, टकराई, फिर इस पॉइंट पर नॉर्मल यही आ जाएगा, वापस आ गई, दो रेज मिल चुके हैं जनाब। लेकिन मैंने बोला था सिर पर से, देखो दरअसल बात क्या है ना यार, ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से बहुत सारी रेज जा रही है, इनफाइनाइट रेज जा रही है। लेकिन बेटा इनफाइनाइट अगर मैं इस पर ड्रॉ करने बैठ जाऊंगा तो क्या ही ड्रॉ कर रहा हूं, फिर क्यों ही ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया मुझे अब इसके हेड से एक रे और ड्रॉ करनी है। कमाल हो जाएगा जरा, आप देखो एक रे और ड्रॉ करते हैं, ये रे यहां पर क्यों करी, और कोई अच्छा नहीं लग रहा था बस। क्या हम कहीं और ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, मर्जी आपकी, पेपर आप करा, ठीक है। हेड पे से दो रेज आ गई, एक सामने चली गई टकरा कर वापस, और एक इधर आ गई। लेकिन यहां इस पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो फिर से नॉर्मल यही आएगा, और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ये मैंने क्या बना दिया, रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, क्योंकि ये वाले दोनों एंगल क्या होने चाहिए थे, बराबर बना दिए। अब अगर आप ध्यान दें तो मैं मार्कर्स के जरिए आपको दिखाता हूं। दरअसल इसके हेड पॉइंट से जो दो रेज निकालनी थी, हमने क्या बोला था, इमेज इज फॉर्म व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट, दोनों रेज को इंटरसेक्ट करना चाहिए था। देखते हैं, एक रे ये जा रही वापिस वापिस वापिस, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड, तो एक रे ये, और सिर से आने वाली टकरा कर जाने वाली, तो टकरा कर जाने वाली ये रही। अगर आप इन दोनों रेस का रास्ता देखोगे तो ये तो है ये मिलेंगी, इधर मिलेंगी यार, इनके बीच में तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डाइवर्जिंग है, नहीं मिलेंगी। और जनाब जब नहीं मिलती ना तो फिर हम बिल्कुल बावले पने की बात ही करने लगते हैं यार, हम पीछे की तरफ बढ़ जाते हैं। हमने कहा एक काम करो, एक्स्ट्रापोलेट मारो, एक्स्ट्रापोलेट मारो। एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, ये बन गया था। मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, देखते हैं, यही सवाल भी आना चाहिए, ये सवाल भी आना चाहिए। एक सेकंड, ये वाली रे टकरा कर वापस आ गई, रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ये दोनों सच में नहीं मिल रही, ये दोनों सच में नहीं मिल रही। तो हम क्या कराएंगे, हम वर्चुअल मीटिंग कराएंगे। जैसे आप मुझसे सच में नहीं मिल रहे, आप मुझसे सच में नहीं मिल रहे, दिस इज आवर वर्चुअल मीट, ये हमारी वर्चुअल मीट है। आप मुझे फोन के जरिए देख रहे हैं, आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये हमारी वर्चुअल मीट है। आप मेरे सामने नहीं है जनाब, आप मेरे आमने सामने नहीं बैठे, ये हमारी रियल मीटिंग नहीं है, ये हमारी वर्चुअल मीट है। तो एक सेकंड, मैंने वर्चुअल मीट कराया यहां, यानी ये इंटरसेक्ट हुई, हाँ हो गई, लेकिन रियल में हुई ना, आहा आहा आहा। क्या ये सच में मिली ना, ये कैसे मिल गई, ये वर्चुअली मिल गई। क्या ये रियल में मिली, नहीं। क्या मिल सकती थी, अगर मिलेंगी तो हम बोलेंगे रियल इमेज, और अगर वर्चुअली मिल गई तो हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। अगर ये सच में मिल गई तो रियल इमेज, लेकिन अगर ये वर्चुअली मिली तो वर्चुअल इमेज। अब एक सेकंड, होल्ड ऑन नाउ, किस पॉइंट से आ रही थी, हेड, तो यहां क्या बनाना था, हेड। पैर किधर, पैर की लाइट रही है जो कि टकरा कर वापस आई, इसको भी हमने एक्स्ट्रापोलेट मार दिया। तो भैया पैर तो ढूंढ ही लो सीधे करके, ढूंढ लिए, बन गई इमेज। फिर क्या करना होता है, मैं इसके बारे में देखो, कुछ बातें लिखनी पड़ सकती है। मे बी ऑब्जेक्ट है तो ओ डैश, इमेज है तो आई फॉर इमेज, आई डैश, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। फिर वही पॉइंट लिख लेना है ना, ए बी सी डी वॉट एवर, जो कुछ भी ड्रॉ कर, लिखना कुछ आता नहीं है, राइट। अब हमारे लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, यस, आपको करेक्टरिस्टिक्स लिखनी पड़ेंगी जनाब, आपको करेक्टरिस्टिक्स बतानी पड़ेगी, किसकी, इमेज की। क्या करेक्टरिस्टिक, किधर, कहां बनी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इमेज कहां बनी है। तो जनाब मेरे को कहां लग रहा है, क्या मैं ऐसे बोल दूं राइट हैंड साइड, तो अगर मैं शीशा इधर को पलट कर रख देता तो आप बोलते लेफ्ट हैंड साइड, नहीं जनाब, आंसर इज, इस मिरर के सामने तो ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज बनी है अंदर, पीछे, अंदर, जैसे इनटू द मिरर है, इनटू द मिरर, लेकिन हम इनटू ना बोलकर बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। कहां बनी है, बिहाइंड द मिरर। दूसरा, कैसी है, किस तरह की है, क्या रियल है या वर्चुअल है। तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज सच में मिलती, अगर सच में मिलती तो रियल इमेज कहलाती, और अगर वर्चुअली मिल रही है तो जनाब वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। और एक इस चैप्टर में बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात क्या है, बाय वन गेट वन फ्री, सॉरी, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चलता है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है। क्या ऑफर है जनाब, ऑफर है रियल के साथ
इन्वर्टेड फ्री इसीलिए बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री। इरेक्ट मतलब अपराइट मतलब सीधा। अगर ये मार्कर सीधा रखा है ऐसे करके तो मेरे को इमेज भी सीधी मिलनी चाहिए, इमेज ऐसी नहीं मिलनी चाहिए। इमेज कमॉन मुझे ऐसी नहीं मिलनी चाहिए, उल्टी नहीं मिलनी चाहिए, सीधी ही मिलनी चाहिए। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसी है इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और साइज का क्या कहना है जनाब? लेंथ वाइज क्या कहना है? ऐसा तो नहीं कि आप इतने से इमेज इतनी बड़ी हो गई, नहीं, इमेज बराबर है, यानी कि ये सब इमेज है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ये इमेज की बातें चल रही हैं। सेम साइज्ड एज ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी है जनाब? सेम साइज की है। कैसे सेम साइज की? जितना ऑब्जेक्ट है। और एक चीज जो कि सारे मिरर्स के लिए है, लेकिन इसमें हम प्रिवलेंटली लिखते हैं, हम इसमें लिखते हैं, लेकिन वो है सबके लिए। क्या जनाब? अगर इस बी को शीशे में देखेंगे तो ये वाला बी ऐसे ही चमकेगा, इस सी को शीशे में देखेंगे तो ये ऐसे ही चमकेगा। इसीलिए आप एम्बुलेंस जब आप लिखा हुआ देखते हैं, शीशे में देखेंगे तो सीधा चमकेगा, नहीं तो एम्बुलेंस की गाड़ी पे उल्टा। ये तो एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये लेकिन ऐसा, ये भी ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, उल्टा हो गया, ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा चमका मिलेगा, ऐसा कहे को, क्योंकि जब शीशे में देखा जाएगा तो ऐसा। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ये लेटरली इन्वर्टेड है। तो जनाब ये सारी बातें हुई प्लेन मिरर के बारे में। तो आपसे दरख्वास्त है, आपसे गुजारिश है, आपसे एक प्लीड है, एक बात कहनी है, आप प्लीज इसे समझें, आप इसकी बातों को देखें, समझने की कोशिश करें, लेकिन प्लीज क्लास 10th का दायरा ना उलागे, प्लीज क्लास 10th का डेकोरम मेंटेन रखें, क्लास 10th के हिसाब से पढ़ते रहें। तो जनाब कल मिलेंगे, अगले पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 हमारा होगा अबाउट स्फेरिकल मिरर। और जादू ही सीख लेंगे जनाब, मजा ही आ जाएगा। जो चीजें सीखेंगे ना बढ़िया ही सीख जाएंगे, कोशिश मेरी रहेगी। देखो भाई, बहुत लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और मेरे पास तो सुविधाएं भी कम है ना, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और भी बहुत सा पीपीटी तो मैं कभी नहीं लेकर आऊँगा भाई, कभी भी नहीं। मेरे पास अगर कभी ये सुविधा हो गई ना कि मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड का इंतज़ाम कर पाया इन केस, जो कि वैसे मुझे लगता नहीं, मैं झूठी तसल्ली किसी को नहीं देता, मुझे लगता नहीं, लेकिन अगर कर भी पाया तब भी मैं पीपीटी तो रन ऑफ नहीं करूँगा। कुछ पीपीटी कर सकता हूँ, लाइक मेरे को इमेजेस दिखानी हो, कुछ चीज़ें दिखानी हो, तब तो भले ही कर दूँ, अदरवाइज वैसे नहीं। कोशिश करें आप अपने ब्रेन पर ज़्यादा फोकस करें, और स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग अगले पार्ट में देखें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और प्लीज़ हो सके तो भाई देखो, मेरा अपना मानना है, बाकी तो कोई परेशानी नहीं है, कायदे से सब्सक्राइब करने में केवल आपके फिंगर्स चलती हैं, अंगूठा चलता है ना। तो अगर आप कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, करिए, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। थैंक यू आपका भी देखने के लिए, तो एटलीस्ट धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट, बाय बाय।